हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 2 के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट का एक पार्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एकाधिकृत प्रतियोगिता। तो ये एकाधिकृत प्रतियोगिता जो है वह शुद्ध प्रतियोगिता यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता और शुद्ध एकाधिकार यानी कि पूर्ण रूप से एकाधिकार की दोनों या वास्तविक स्थितियां की बीच की स्थिति को इसने बतलाता है, जो वास्तविक बाजार में पाया जाता है। तो सर्वप्रथम 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी में दो पुस्तक प्रकाशित हुआ। एक पहला पुस्तक था द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो चैम्बरलिन द्वारा लिखा गया, और दूसरा था द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसका प्रकाशन जॉन रॉबिन्सन ने किया। तो इन पुस्तकों में इन्होंने एकाधिकृत प्रतियोगिता का जिक्र किया, जो ये एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतियोगिता की बीच की स्थिति को बतलाता है। तो इस चीज़ को आइए हम डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। इस एकाधिकृत प्रतियोगिता में के अंतर्गत क्रेताओं एवं विक्रेताओं का जो समूह होता है, एक समूह होता है, वह अपने उत्पादन या एकाधिकार का अंश रखते हुए आपस में वे प्रतियोगिता करते हैं। समूह में जो उत्पादक विक्रेता होते हैं उसका उत्पादन एक समान तथा समरूप नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, टूथपेस्ट के विभिन्न ब्रांड जैसे कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, पतंजलि इत्यादि है, यानी कि उसका एक उत्पादक नहीं है, कई उत्पादक, अधिक उत्पादक उसके हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मोटरसाइकिल निर्माता, जो निर्माण करने वाले फर्म है, जो बाइक का निर्माण करते हैं, वो होंडा, हीरो, टीवीएस, जैसे कुछ ही, मतलब कुछ लिमिट है, कुछ प्रतियोगी होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि इसमें पूर्ण रूप से प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है और ना तो एकाधिकार की स्थिति पूर्ण रूप से पाया जाता है। तो लेफ्टविच का कहना है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जहां किसी वस्तु विशेष के अनेक विक्रेता पाए जाते हैं। वस्तु प्रत्येक विक्रेता का उत्पादन उपभोग के मस्तिष्क में दूसरे विक्रेताओं के उत्पादन से भिन्न होता है। ये लेफ्टविच का कहना है। ये लेफ्टविच ने कहा। आगे आइए देखते हैं, एच.एल. लेवहेप्स्की के अनुसार वर्तमान समय में एकाधिकृत प्रतियोगिता ऐसी कार्य प्रणाली को व्यक्त करती है जिसमें एक बड़ी संख्या में विक्रेता विषम रूप से वस्तु जो है उसका आंशिक रूप से विभेदीकृत वस्तु बेच रही है तथा जिसमें प्रवेश का स्वतंत्रता पाया जाता है। मतलब इसमें कोई भी फर्म आ सकता है और जा सकता है, लेकिन वे पूर्ण रूप से समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाता है, वे स्थानापन्न वस्तु का निर्माण करते हैं। इन परिभाषाओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एकाधिकृत प्रतियोगिता वाले बाजार में वस्तु विभेदीकृत होती है तथा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। ये इसकी विशेषता है। प्रतियोगिता के होते हुए भी प्रत्येक उत्पादक अथवा विक्रेता उत्पादन के क्षेत्र में एकाधिकारी होते हैं। वस्तु का विभेदीकरण वस्तु के रूप में रंग, पैकेज, आकार, प्रकार जो है उसमें भिन्नता पाई जाती है, एक जैसा नहीं होता है। एक वस्तु में उपस्थित फर्में, यानी कि एक समूह में जो उपस्थित फर्म होते हैं
वह विज्ञापन पर खर्च करते हैं, प्रचार पर खर्च करते हैं, विक्रय कला का प्रयोग करके वह प्रतियोगिता लाते हैं इत्यादि का सहारा लेकर आपस में प्रतियोगिता करती है तथा अपने उत्पादन की श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो ये था एकाधिकारी का मतलब। अब हम जानते हैं इसकी विशेषताओं को। इसकी विशेषता, पहली विशेषता है उत्पादन विभेदीकरण। ये उत्पादन विभेदीकरण है, कहने का मतलब है इसके अंतर्गत फर्म, जो विभिन्न प्रकार का जो फर्म होते हैं द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। यह अंतर वह गुण, रूप, आकार, पैकेजिंग आदि तरह की भिन्नता करके पैदा करते हैं किया जाता है। इस भिन्नता के कारण ये वस्तुएं एक समान ना होकर निकट के स्थानापन्न होते हैं, अर्थात वस्तुओं के सूक्ष्म अंतर होते हैं। विक्रेता की व्यवहार कुशलता की विभेदीकृत उत्पादन का एक अंग है। विभेदीकृत वस्तुओं में निकट की स्थानापन्न के कारण मांग की आड़ी लोच काफ़ी अधिक होती है। मांग की आड़ी लोच, आप मांग की लोच पढ़ेंगे उसमें समझ जाएंगे कि आड़ी लोच क्या होती है। तो इसमें मांग की आड़ी लोच अधिक होती है। दूसरा विशेषता इस तरह है, विक्रेताओं या उत्पादक की जो है वो बड़ी संख्या होती है, यानी कि इसके अंतर्गत एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की भांति विक्रेताओं की बड़ी संख्या पाई जाती है, जो निकट की स्थानापन्न वस्तुओं को बेचने के लिए आपस में प्रतियोगिता करती है। विक्रेताओं तथा अथवा फर्मों की बड़ी संख्या होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति विक्रेता पूरे बाजार में आंशिक अधिकार को रखती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कुल पूर्ति का एक आंशिक भाग की पूरा कर सकती है। इस प्रकार बाजार मूल्य पर व्यक्तिगत फर्म को नियंत्रण पूर्ण न होकर आंशिक नियंत्रण पाया जाता है। इसका तीसरा विशेषता है गैर कीमत प्रतियोगिता, यानी कि जो कीमत में प्रतियोगिता होता है उसमें अंतर पाया जाता है। इसके अंतर्गत फर्म उपभोक्ता को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे किसी प्रकार का उपहार, देख लीजिए यहाँ पे, किसी प्रकार का उपहार योजना लागू करके मूल्य पर छूट देकर, खराब वस्तु बदलने की गारंटी देकर, ये सब मोमेंट, यानी कि ये नीति है, ये विक्रेता का ये बेचने का नीति है। इसका चौथा है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। इसमें कोई तरह का प्रतिबंध नहीं होता है फर्म का आने का, मानी कि इसमें मोनोपोली नहीं होता, कोई भी फर्म आ सकता है और कोई भी फर्म जा सकता है, वो अपनी सुविधा अनुसार उसे लाभ जिस प्रकार से होता है। अगला है बिक्री प्रोत्साहन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आप देखते हैं कि जब कोई भी वस्तु मार्केट में आता है तो उसका प्रचार प्रसार होता है। आज जब नया मोबाइल लॉन्च होता है तो उसका प्रचार होता है, नया बाइक जब लॉन्च होता है तो उसका प्रचार होता है। इस प्रकार से सभी कंपनियां अपनी अपनी तरीके से बेचने का एक कला शैली विज्ञापन के माध्यम से प्रयोग करते हैं। विज्ञापन, प्रचार तथा विक्रय कला को द्वारा निर्धारित कोई कीमत थोड़ा सा आंशिक रूप से छूट दे करके बेच सकता है। तो ये सब नीति अपनाने का, विक्रय को प्रोत्साहन करने का तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कीमत नीति, एकाधिकृत प्रतियोगिता वाले बाजार में फर्म की अपनी कीमत नीति होती है, क्योंकि अपने उत्पादन के मामले में वह एकाधिकारी होता है। मूल्य के अनुसार वह उत्पादन की मात्रा तय करता है। उसके बाद अगला है विक्रय लागतें। ये विक्रय लागत जो है किसे हम कहेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्पादक या विक्रेता जो है वो विज्ञापन जो खर्च पर, प्रचार प्रसार पर जो खर्च करती हैं, उस पर जो खर्च करती है उसे विक्रय लागत में शामिल कर लिया जाता है। इन सब पर होने वाली व्यय की विक्रय लागतें हैं। विक्रय लागतों के माध्यम से किसी विशेष फर्म के उत्पादन की मांग में वृद्धि होती है, अर्थात बाजार में उसका हिस्सा बढ़ता है। अगला देख लीजिए बाजार का अपूर्ण ज्ञान। देख लीजिए, एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। यही कारण है कि उन्हें कोई एक वस्तु दूसरी स्थानापन्न वस्तु से अधिक श्रेष्ठ लगती है। जैसे कोलगेट पेस्ट की तुलना में उपभोक्ता क्लोजअप को अधिक श्रेष्ठ देता है, हीरो के तुलना में होंडा को अधिक महत्व देता है, और इस प्रकार से
लोग अपने अपने रुचि मतलब जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण वे अपने अपने अनुसार सुविधा अनुसार वे क्रय विक्रय करते हैं। अगला क्या है, समूह का होना। प्रोफेसर चेम्बरलिन, जिन्होंने 1933 में, कब इनका पुस्तक आया था, ध्यान दीजिएगा, 1933 ईस्वी में पुस्तक आया था, द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसमें इन्होंने बतलाया कि उद्योग के स्थान पर समूह शब्द का प्रयोग किया इसने। उद्योग के जहाँ हम पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार में उद्योग या फर्म का प्रयोग करते थे, वहाँ पे इन्होंने समूह का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया। उद्योग वैसे फर्मों का समूह है जो एक समान वस्तुओं का उत्पादन करती है, परंतु विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करने के कारण एकाधिकृत प्रतियोगिता में उद्योग के स्थान पर समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने समूह में फर्मों का जो है यह प्रतिबंधित प्रवेश एवं बहिर्गमन पर इन्होंने रोक लगा दिए। इन्होंने विज्ञापन विक्रय लागतों को इन्होंने शामिल किया इसमें। विभिन्न फर्मों का उत्पादन समरूप न होने के निकट स्थानापन्न शब्द का प्रयोग किया इसने। विक्रेता को बाजार का अपूर्ण ज्ञान का प्रयोग किया। फर्मों के बीच गैर मूल्य प्रतियोगिता की बात कही। इन्होंने बतलाया कि प्रत्येक फर्म की अपनी कीमत नीति होती है। प्रतियोगिता की भांति एकाधिकृत प्रतियोगिता फर्म कीमत पर्याप्त नहीं होती है। तो आइए अब हम देखते हैं एकाधिकृत प्रतियोगिता में कीमत तथा उसका उत्पादन का संतुलन कैसे होता है। तो चेम्बरलिन जो है उन्होंने बतलाए कि एकाधिकृत प्रतियोगिता में एक व्यक्तिगत फर्म का बाजार उसके प्रतिद्वंदी के व्यवहार द्वारा निर्धारित होता है। इन्होंने बतलाया कि वस्तु की कीमत, वस्तु की प्रकृति और फर्म द्वारा किया गया विज्ञापन व्यय को इन्होंने शामिल किए। तो इसमें इन्होंने वस्तु की कीमत के अंतर्गत क्या बतलाया कि एकाधिकृत प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म की अपनी एक कीमत नीति होती है। यह हर एकाधिकृत विक्रेता अपनी उत्पादन कीमत पर कुछ न कुछ अधिकार अवश्य रखता है। बाजार में हर विक्रेता के उत्पादन के स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध है। अतः अगर फर्म मूल्य में वृद्धि करती है तो वह अपने कुछ विक्रेताओं को खो देती है। उसी प्रकार अगर फर्म अपनी वस्तु के मूल्य में कमी करती है तो वह अपनी वस्तु के स्थानापन्न वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपनी वस्तु के स्थानापन्न वस्तुओं के उपभोक्ताओं को क्या करता है, वह अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल होती है। एकाधिकृत प्रतियोगिता में होता है कि उत्पादक जो होता है वह दाएं और नीचे की तरफ गिरता हुआ मांग रेखा वक्र का सामना करता है। वे एकाधिकृत प्रतियोगिता में फर्म को अधिक बेचने के लिए कीमत कम रखनी पड़ती है और फर्म उस मूल्य उत्पादन संयोग को चुनता है जहां कुल लाभ अधिकतम होता है। तो इन्होंने दूसरा बतलाया कि वस्तु की प्रकृति। तो एकाधिकृत प्रतियोगिता में वस्तुएं समरूप नहीं वरना क्या होता है, विभेदीकृत होती है। यह क्या होता है, विभेदीकृत होता है। वस्तु परिवर्तन करने के लिए उत्पादक वस्तु के गुण, तकनीक, पैकेजिंग, डिजाइन, विक्रय के पश्चात दी जाने वाली सुविधाएं इत्यादि में परिवर्तन करके अपने प्रतिद्वंदियों से अलग दिखने का प्रयास करता है ताकि वह उनसे अधिक मात्रा का विक्रय कर सके। वास्तव में हम कह सकते हैं कि वस्तु परिवर्तन या वस्तु विभेदीकरण जो है वह गैर कीमत प्रतियोगिता का तरीका है, यानी कि नॉन प्राइस कंपटीशन का यह तरीका है। वस्तु परिवर्तन के कारण उत्पादन लागत और परिवर्तित हो जाती है। अगला इन्होंने बतलाया फर्म द्वारा किया गया विज्ञापन व्यय, या इसे हमने अभी ऊपर में बताया कि इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, विक्रय व्यय। क्या बतलाते हैं, विक्रय व्यय। जो आचार प्रचार विज्ञापन वगैरह में खर्च किया जाता है उसे हम विक्रय व्यय कहते हैं।
फर्मों द्वारा विज्ञापन तथा विक्रय प्रोत्साहन हेतु किए जाने वाले व्यय को विक्रय व्यय कहते हैं। विक्रय व्यय के द्वारा फर्में उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है। प्रोफेसर चैम्बरलिन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसे व्यय जो मांग वक्र के आकार या उसकी स्थिति को परिवर्तित करने के उद्देश्य से की जाती है, विक्रय लागत कहलाता है। ये चैम्बरलिन का कहना है। आइए देखते हैं अब ये विक्रय व्यय जो है, विक्रय व्यय अथवा विक्रय लागत बराबर क्या होता है, विज्ञापन व्यय। अब विज्ञापन देखिए अखबार के माध्यम से किया जा सकता है, टीवी, सिनेमा, क्या कहते हैं ये होर्डिंग द्वारा किया जाता है, ये विक्रय लागत में शामिल होता है। और देखिए सेल्स मैनेजर को जो हम देते हैं, सेल्स गर्ल जो वगैरह जो हम रखते हैं, उसको हम वेतन जो देते हैं, वह वस्तु की बिक्री बढ़ाने हेतु डीलर को दिया जाने वाला जो कमीशन है उसको भी शामिल किया जाते हैं। तथा कस्टमर को जो रियायत दिया जाते हैं, प्लस शोरूम में जो हम खर्च करते हैं बेचने के लिए, दुकान में जो खर्च करते हैं उस चीज़ को शामिल करते हैं। उपहार योजना के व्यय को हम इसमें शामिल करते हैं, यानी कि खरीद के माध्यम से खरीदारों को दी जाने वाली रियायत को भी हम इसमें के अंतर्गत विक्रय व्यय के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन सब लागत जो है वह वस्तु की फर्म द्वारा किया गया विज्ञापन व्यय है। तो इस प्रकार से ये अब चैम्बरलिन कहते हैं कि एकाधिकृत प्रतियोगिता में नए उत्पादक क्रेताओं तक बिना विज्ञापन के नहीं पहुंचा जाता है, पहुंच पाते हैं। विक्रेता के बाजार में के विषय में अपूर्ण ज्ञान के कारण विज्ञापनों द्वारा विक्रय में वृद्धि होती है तथा वस्तु की मांग वक्र में अनुकूल परिवर्तन होता है। एकाधिकृत प्रतियोगिता में विज्ञापन फर्मों के जीवन मरण का निर्धारण करता है। अब यहाँ देखिए कि कहता है स्थितियाँ ऊपर होने संतुलन को तीन अर्थात कीमत परिवर्तन इत्यादि परिवर्तन। अब हम प्रत्येक स्थिति में अलग अलग व्यक्तिगत फर्म एवं समूह के संतुलन का अध्ययन करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम कीमत परिवर्तन के संदर्भ में फर्म के संतुलन का अध्ययन करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्पादन परिवर्तन तथा विक्रय लागतों को कुछ समय के लिए स्थिर मान लिया जाए। आइए फर्म के संतुलन को हम देखते हैं। तो एकाधिकृत प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म का संतुलन स्पष्ट करने के लिए अन्य स्थानापन्न वस्तुओं को की जो उपलब्धता होती है वह अन्य फर्मों द्वारा ली जाने वाली कीमतों को थोड़ी देर के लिए स्थिर मान लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि संतुलन की स्थिति को कैसे ये किया जा सकता है। तो इसको आइए हम सबसे पहले आइए ग्राफ में हम देखते हैं। यहाँ पे ग्राफ है तो हम कह सकते हैं कि इस रेखा चित्र में डी देख लीजिए, ये AR वक्र जो है वो डी रेखा है, देख लीजिए डिमांड रेखा है। डी मतलब डिमांड, यानी कि AR जो है वो डिमांड रेखा है, DD जो है डिमांड रेखा है जो मांग वक्र को दर्शाता है। उसका औसत लागत वक्र भी कहा जाता है, इसी को ध्यान दीजिएगा। तथा MR सीमांत आगम वक्र है। MR देख लीजिए कहाँ से कहाँ है, MR सीमांत लागत वक्र है। तथा MC वक्र फर्म का सीमांत MR को ध्यान दीजिएगा, MR है सीमांत आय रेखा है, ये सीमांत आय रेखा है, ठीक ना। उसके बाद क्या है AC जो है ये क्या है, फर्म का औसत लागत वक्र है। AC फर्म का औसत लागत वक्र है जो क्या है U आकार का है, कैसा है U आकार का है। तथा MC फर्म की सीमांत लागत वक्र, AC को उसके न्यूनतम बिंदु L पर काट रहा है। यहाँ पर देख लीजिए AC को कहाँ काट रहा है, AC को MC कहाँ काट रहा है, उसके न्यूनतम बिंदु L बिंदु पर काट रहा है। देख लीजिए यहाँ पे L है, L पर काट रहा है जो ई संतुलन बिंदु है जहाँ सीमांत लागत MC MR को नीचे से काट रहा है। अब फर्म की स्थिति को देखते हैं तो वो क्यों उत्पादन करता है, देख लीजिए वो से क्यों उत्पादन कर रहा है ना, निर्धारित करता है प्रति इकाई MQ
प्रति इकाई एम से क्यू, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, एम क्यू कहाँ है देख लीजिए, एम से क्यू, अथवा ओ से पी, इसको हम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कीमत रखेगी। इस ओ पी कीमत पर फर्म को एम एन प्रति इकाई एम से एन, देख लीजिए यहाँ से यहाँ, इसको हटाइए, एम से एन, यहाँ देखिए एम एन प्रति इकाई असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। ओ की उत्पादन पर फर्म को अधिकतम कुल लागत कितना हो जा रहा है, पी एम एन टी देख लीजिए, पी एम एन टी, इतना असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। अब अगर यहाँ एक दूसरे रेखा चित्र से आप देख सकते हैं कि अगर ए सी को हम यहाँ बना दें, ए सी को हम ऊपर बना देंगे तब इसको हानि कितना होगा देख लीजिए, यहीं से हम इसी ग्राफ में देख लेंगे। यहाँ ए सी को हम यहाँ बना देते हैं। अब देख लीजिए कि एम सी कहाँ काट रहा है, ए सी को, एम सी संतुलन बिंदु इसका कहाँ होगा, जहाँ पे एम सी एम आर को काटे, एम आर को कहाँ काट रहा है देख लीजिए, यहाँ काट रहा है, इसको यहाँ तक जोड़ दीजिए। अब क्या है कि सामान्य लाभ की स्थिति में यहाँ होता था, लेकिन अब ये यहाँ चला गया, तो इसको क्या होगा, हानि कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये रेखा यहाँ है तो ये यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ, और इतना इसे हानि हो जाता है और सामान्य लाभ ऐसे होता था। तो इस ग्राफ को आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से इसे यहाँ से इतना हानि प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं समूह का संतुलन की स्थिति को। अब हम देखते हैं समूह के, वही चीज़ देखिए, लॉस वाला फिगर हम यहाँ बना दिए हैं, आप देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है मेरा, ये यहाँ जहाँ काट रहा है तहाँ पे नीचे वाला रेखा होगा और ऊपर यहाँ होगा, तो ये लॉस की स्थिति होगा। अब देखिए समूह संतुलन को हम देखते हैं, ग्रुप इक्विलिब्रियम को हम देखते हैं। तो एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार में अल्पकाल में फर्म द्वारा असामान्य लाभ अर्जित करने के कारण अन्य फर्में उस लाभ से आकर्षित होकर समूह में सम्मिलित होंगे। ऑब्जेक्टिव है कि आएंगे, जब असामान्य लाभ होगा तो निकट के स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करेगी वे आकर के, और फर्मों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, फर्म विशेष का मांग वक्र और लोचदार हो जाएगा और बाजार में उसका हिस्सा कम हो जाएगा, मांग वक्र ऊपर की तरफ खिसक जाएगा और असामान्य लाभ की को दर्शाएगा। आने की इसका फिगर हम आगे बना करके हम दिखाएंगे। इसकी मान्यताएं को देख लीजिए। इसकी मान्यताएं कि समूह का एकीकृत मांग वक्र खींचना संभव नहीं होता है। वस्तुएं एक समान ना होकर निकट के स्थानापन्न होते हैं, अतः एक प्रतिनिधि फर्म का संतुलन की पूरे समूह का संतुलन प्रदर्शित करता है। समूह में फर्मों का प्रवेश तथा निकास समूह में रहने वाली अन्य फर्मों की उत्पादन लागत को प्रभावित करती है, अतः उसका लागत वक्र परिवर्तित हो जाती है। समूह में उपस्थित सभी फर्मों का लागत वक्र, आगम वक्र तथा उत्पादन का किस्म, आगम मतलब आय देख लीजिए, आगम मतलब आय जो आता है ना, उसे हम मानते हैं, तथा उत्पादन का किस्म जो क्वालिटी होता है प्रोडक्शन का, उसको हम मानते हैं किस्म, एक दूसरे के भिन्न होते हैं। अतः प्रत्येक फर्म की मूल्य नीति तथा मांग का समायोजन संपूर्ण समूह को प्रभावित करता है, जिसे हम रेखाचित्र के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये यार रेखा ये जाकर के दोनों यहाँ मिल जाएगा, ये हम मिलाया नहीं है, कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ देखिए सामान्य स्थिति कहाँ बतलाता है, जहाँ ये सी टच करता है ये यार को, ठीक ना। तो सामान्य स्थिति में ये दिखलाया गया है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे रेखा चित्र लिख दिए हैं। ये देखिए रेखा चित्र में ये आर एम आर एल एम सी तथा एल ए सी समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला फर्म है, और औसत आगम सीमांत आगम दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को जैसा है। इस चित्र से स्पष्ट होता है कि ये आर जो मांग वक्र है अत्यंत लोचदार है। वह समूह का संतुलन ओपी मूल्य पर होता है, जहां ए आर वक्र एलएसी वक्र के साथ स्पर्श रेखा ट्रायंगल बनाती है। इसे ट्रायंगल सॉल्यूशन कहा जाता है। उत्पादन की संतुलन मात्रा ओ क्यू है, जो ई बिंदु पर एम आर बराबर एल एम सी द्वारा निर्धारित होता है।
दीर्घकाल में समूह में कोई भी फर्म असामान्य लाभ नहीं अर्जित करती है। दीर्घकाल में देख लीजिए असामान्य लाभ कोई भी फर्म नहीं अर्जित करता है, समूह की सभी फर्में दीर्घकाल में सामान्य लाभ को अर्जित करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ दीर्घकाल में सामान्य लाभ सभी फर्म करता है, असामान्य लाभ कोई नहीं करता है। और हानि अगर उठाना हो तो हानि क्या होगा, आंशिक हानि वहन करेंगे कि जहाँ कम से कम हानि प्राप्त हो। और हानि की स्थिति में देखिए जो अभी हमने ग्राफ बना रहे थे कि ये AR रेखा यहाँ था, सो ये AR रेखा यहाँ उठ के चला जाता है, यानी कि उत्पादन की मात्रा फर्मों द्वारा जो प्रवेश करता है तो AR वक्र ऊपर चला जाता है। और क्या होता है कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस फर्म को असामान्य लाभ होगा तो असामान्य लाभ को देखते हुए नया फर्म प्रवेश करेगा बाजार में, और नया प्रवेश करेगा तो क्या होगा, वे सामान्य लाभ की स्थिति में ये मांग वक्र जो होगा वो सामान्य लाभ की स्थिति में ले आएगा वो। और अगर हानि की स्थिति होगा तो फर्म छोड़ के चला जाएगा, और फर्म जब छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा, इस प्रकार से उसका फिर से सामान्य लाभ की स्थिति में आ जाएगा। यानी कि यहाँ स्पष्ट हो पा रहा है कि उत्पादन की मात्रा फर्मों द्वारा समूह को छोड़ने के कारण, यहाँ पे देखिए यहाँ जब हानि हो रहा था, इस रेखा चित्र में देख लीजिए, जब यहाँ हानि हो रहा था ऊपर देख लीजिए, इस डॉट वाला रेखा को पहले माइंड से आप हटा दीजिए, इस डॉट वाला रेखा को माइंड से हटा दीजिए। तब क्या है, संतुलन की स्थिति देख लीजिए, यहाँ पे जब भी होता तो MC इसको इधर से काटता है ना, तो यहाँ से जहाँ से काट रहा है वहाँ से हो रहा था, तो ये देखिए पहले यहाँ संतुलन में था और इतना हानि होता। अब क्या हुआ कि जब फर्म में छोड़ के जब चला जाता है तो क्या होता है, AC वक्र जो है वह अब AR वक्र जो है यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है हमारा, तो फर्म असामान्य लाभ की स्थिति में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एकाधिकृत प्रतियोगिता का मुख्य विशेषता है कि इसमें ना तो दीर्घकाल में असामान्य लाभ प्राप्त कर सकता है और ना ही हानि की स्थिति में भी वे रहेंगे, वे हमेशा सामान्य लाभ की स्थिति में उत्पादन करना चाहेंगे। किसमें, सामान्य लाभ। अब यहाँ देखिए एकाधिकृत प्रतियोगिता में समूह संतुलन की विशेषताएं क्या है। तो एकाधिकृत प्रतियोगिता में दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अपने न्यूनतम बिंदु यानी कि अनुकूलतम बिंदु पर संतुलन में नहीं होते हैं, वरना उससे पहले वह AR वक्र उसके साथ स्पर्श रेखा बनाते हैं जो ट्रायंगल सॉल्यूशन का बिंदु यानी संतुलन का बिंदु होता है। इस कारण फर्मों में कुछ अनुपयुक्त क्षमता अनयूटिलाइज कैपेसिटी बच जाती है। उसके बाद दूसरा है दीर्घकाल में समूह संतुलन में मांग वक्र AR अधिक चपटा और अर्थात कम ढाल वाला होता है। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को आज देख लिए। अब हम अगले क्लास में एकाधिकृत प्रतियोगिता में संतुलन की स्थिति चैम्बरलिन की धारणा को देखेंगे, और जिसमें हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत फर्म या अल्पकालीन फर्म को देखेंगे, और जो भी बच जाता है उस चीज़ को हम देखने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।